हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? आई होप आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और जो हमारी क्लासेस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। आज की जो क्लास है वो बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड क्लास है, जिसके अंदर एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आप सोच रहे होंगे इतना इजी क्वेश्चंस, कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी होगा, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। बच्चे कई बार क्या होता है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फ्री के नंबर दिला देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन है February 7 की, फरवरी की 7 तारीख को, मार्च 7, अप्रैल 7 एंड मई 7 की, मई की 7 तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो आपके हिसाब से क्या होगा राइट आंसर? जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो मनाया जाता है अप्रैल 7 को। तो वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 7। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A postpartum woman should be instructed to perform Kegel exercise for which of the following purpose? कोई फीमेल है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, जो डिलीवरी के बाद का पीरियड है उसमें फीमेल को बोला जाता है कि वो कीगल एक्सरसाइज है वो करेगी। तो इसका जो पर्पज़ है वो क्या होता है? ऑप्शन है टू प्रमोट यूटेराइन इन्वोल्यूशन, to prevent UTI, uterine tract infection, to strengthen pelvic ligament and to strengthen the pelvic floor muscles। तो क्या होगा राइट आंसर? जो फीमेल होती है उसको पोस्टपार्टम पीरियड में कीगल एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करना, उनको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना। तो हमारा राइट आंसर होगा टू स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल्स। अब हम जान लेते हैं कीगल एक्सरसाइज है वो बेसिकली क्या होती है, कैसे परफॉर्म की जाती है। कि जो कीगल एक्सरसाइज होती है वो बेसिकली जो पेल्विस होता है उसकी मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथिंग देती है। इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली जो स्टेप्स दिए होते हैं कि किसको कॉमनली प्रेस्क्राइब टू इम्प्रूव मैनी कंडीशंस, बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसको इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्म की जाती है। कैसे किया जाता है कि जो पेल्विक फ्लोर होता है उसको लिफ्ट किया जाता है एंड जो मसल्स होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि फीमेल है उसने जो अपना पेल्विक एरिया है उसको अपलिफ्ट किया हुआ है एंड जो मसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, स्क्वीज किया जाता है, देन उसको रिलीज किया जाता है। तो क्या होता है, इसके 30 रिपीटेशंस करने होते हैं। तो जो एक्सरसाइज होगी वो जो थर्ड स्टेप है इसमें बेसिकली दे कैन डन एट एनी लोकेशन, होम, ऑफिस और इन कार, की जो होता है कीगल एक्सरसाइज है उसको हम कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं। और जो इफेक्टिव होती है बेसिकली जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है उसके लिए भी इफेक्टिव होती है। एंड इवन साथ में क्या होता है कि जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं उसको भी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारा राइट आंसर कीगल एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट इन प्रिवेंटिंग एक्यूट डायरियल डिजीज? कि जब एक्यूट डायरिया होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो सबसे अप्रोप्रिएट एक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने का वो क्या होता है? ऑप्शंस हैं मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, की जो व्यक्तिगत स्वच्छता है उसको बनाए रखना, मेंटेनिंग गुड फूड हाइजीनिंग, की अच्छा जो भोजन है साफ़ सुथरा भोजन है उसको लेना,
मेंटेनिंग गुड एनवायरमेंटल हाइजीन, की जो पर्यावरण है उसको भी स्वच्छ बनाए रखना, एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो क्या है कि जो सारे जो ऊपर दिए गए ऑप्शन हैं वो ठीक हैं। तो बेसिकली जो एक्यूट डायरियल डिजीज़ होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें गुड पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना होता है, गुड फूड हाइजीन भी मेंटेन करना होता है, साथ में गुड एनवायरमेंटल हाइजीन भी मेंटेन करना होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, और उपरोक्त सभी। अब जो एक्यूट डायरियल डिजीज़ होती है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो वाटरी स्टूल्स डिस्चार्ज होता है वो 24 आवर्स तक कॉन्टीन्यूसली होता रहता है। ठीक है, कि जो देखो मैंने आगे जो एक क्वेश्चंस है उसमें समझाया गया है कि डायरिया की जो क्लासिफिकेशन है उसको कैसे डिफाइन करते हैं हम। तो जो एक्यूट डायरिया होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो 24 आवर होते हैं, कि जो शुरू का जो दिन होता है, फर्स्ट डे होता है, उसके अंदर 3 बार या 3 से ज़्यादा बार वाटरी स्टूल्स जब आता है तो हम उसको बोलते हैं एक्यूट डायरिया। ठीक है, तो एक्यूट डायरिया की जो कंडीशन होती है उसको अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हमें पर्सनल हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन करना होगा, फूड हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ेगा, और जो एनवायरमेंटल हाइजीन है उसको भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोम्स, क्रीम्स एंड जेलीज आर विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस, की जो फोम होती है, क्रीम्स होती हैं और जो जेलीज होती हैं वो गर्भ निरोधक की कौन सी विधि हैं? ऑप्शंस हैं फिजिकल मेथड, नेचुरल मेथड, केमिकल मेथड एंड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो जो फोम, क्रीम्स और जो जेलीज होंगी वो कौन से कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड में आएंगी? दीज ऑल आर कम्स अंडर द केमिकल मेथड्स। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ केमिकल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिविटी क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं एज ए स्पर्मिसाइडल, जो स्पर्म होते हैं उसकी किल कर देते हैं, उसको मार देते हैं। ठीक है, तो जो फोम्स, क्रीम्स एंड जेलीज हैं आर कम्स अंडर द केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। हमने दिखाया है कि जो कॉन्ट्रासेप्शंस के मेथड हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज एब्स्टिनेंस। जो एब्सेंस होती है, किस चीज़ की एब्सेंस होगी यहाँ पे, कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है उसकी कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली वो एक कॉन्ट्रासेप्शन की तरह एक्ट करेगा। देन स्टरलाइजेशन, कि जो क्या होता है कि फीमेल के अंदर और कई बार जो मेल के अंदर होता है, जो डक्ट्स होती हैं उसको कट एंड सीज कर दिया जाता है, परमानेंट स्टेरलाइज कर दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो नहीं होगा। देन हार्मोनल पिल्स दी जाती हैं, वो भी कॉन्ट्रासेप्शन में की हेल्प करती हैं। नेक्स्ट होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि कॉपर-टी लगाई जाती है, और भी कुछ होती हैं जो इंसर्ट की जाती हैं फीमेल के जो यूट्रस पार्ट होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता। एंड कॉन्डोम होता है। देन कैलेंडर मेथड होता है, जिसके अंदर जो फीमेल है वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है उसको याद रखेगी, एंड जो उसके हिसाब से जो उसका फर्टिलाइजेशन का टाइम होगा वहाँ पर वो जो सेक्स एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म नहीं करेगी। तो जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती हैं उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन होती है वो क्या होती हैं कि नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है लिपिप्स लूप्स होते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन होगा वो नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस होंगी, एंड जो सेकंड जनरेशन होगा उसके अंदर जो मेटेलिक इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि कॉपर-टी हो गई, नोवा-टी हो गई एंड मल्टीलॉइड डिवाइसेस हो गई, वो आती हैं किसके अंदर, सेकंड जनरेशन के अंदर। कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली देके कि जो कॉपर-टी है वो कौन सी जनरेशन की इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, तो वो बेसिकली कम्स अंडर द सेकंड जनरेशन। और जो थर्ड जनरेशन होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती हैं वो हार्मोनल होती हैं, प्रोजेस्टेरोन होते हैं, मिरेना होता है। बेसिकली कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो मिरेना से पूछा जाता है कि जो मिरेना होता है वो कौन से जनरेशन की इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, तो वो थर्ड जनरेशन की है। तो ये कुछ
जो कॉन्ट्रासेप्शंस के जो मेथड्स होते हैं एंड जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं, व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज इट इज़ कॉल्ड, कि डायरिया है वो 14 दिन से भी ज़्यादा चल गया है तो हम उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन है डिजेंट्री, एक्यूट वाइटरी डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया एंड ऑल ऑफ दीज, कि अगर जो डायरिया है, जो दस्त हैं वो 14 दिन से अधिक लंबे समय तक रहते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है, क्योंकि जो डिजेंट्री होता है उसके अंदर जो ब्लडी डिस्चार्ज होता है वो देखा जाता है कि जो स्टूल आ रहा है उसके अंदर जो डायरिया है उसके अंदर जो ब्लड है वो विजिबल होता है, साथ में कुछ म्यूकस पार्ट है वो भी प्रेजेंट होता है। एक्यूट डायरिया का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 24 घंटे के अंदर अगर 3 से ज़्यादा बार स्टूल है, वाटरी स्टूल का डिस्चार्ज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे एक्यूट डायरिया। और जो परसिस्टेंट डायरिया होता है तो वो 14 दिन से ज़्यादा अगर चल रहा है तो हम उसको बोलेंगे परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिक एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कंपेयर टू स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन इज दैट। एग्जाम में कम्युनिकेशन जो टॉपिक है उससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि जो छोटे समूह संचार की तुलना में संगठनात्मक जो संचार है उसका अनूठा लाभ क्या है। बेसिकली पूछा गया है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक स्मॉल ग्रुप में कम्युनिकेशन होता है और एक ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है, उसकी एडवांटेज क्या है। ऑप्शन है फीडबैक इज ईजियर एंड मोर इमीडिएट, कि जो फीडबैक मिलता है, जो प्रतिक्रिया होती है वो आसानी से मिल जाती है और जल्दी मिल जाती है। कम्युनिकेशन रोल्स आर मोर फॉर्मल, ऑलवेज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस एंड ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है तो स्मॉल ग्रुप जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है कि समझ लो हम 2-4 फ्रेंड्स हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं तो हम किसी भी टॉपिक के बारे में तो कभी भी कोई भी कि उसके ऊपर अपना जो रिएक्शंस है वो दे सकता है। उसमें हमें ये नहीं होता कि पहले मैं बोलूँगा फिर ही सेकंड पर्सन है वो बोलेगा। बट जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और हमें वहाँ पे कम्युनिकेशन करना है तो वो होगा फॉर्मल होगा। फॉर्मल में बेसिकली मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो सेटअप होता है कि जो सबसे पहले हायर जो ओहदे पर, ठीक है, जो सबसे ऊपर लेवल पर जो बंदा बैठा है वो कोई भी मैसेज है वो ट्रांसमिट करता है। जैसे कि अगर हम हॉस्पिटल की ही बात करें, अगर हम किसी नर्सिंग सपोज करो जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर लग जाते हैं तो हम अपनी जो डायरेक्ट बात है वो एमओ तक नहीं पहुंचाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले अगर हम वार्ड में काम कर रहे हैं तो जो हम वार्ड इंचार्ज से बोलेंगे, देन वो क्या होगा, वो आगे जाके जो हेड सिस्टर है उससे बोलेगा, देन वो होगा कि जो एनएस है उससे बोलेगा। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें होती हैं तो उसको बोला जाता है कि फॉर्मल तरीका है हमें बात करने का, हम डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन रोल्स आर मोर फॉर्मल। राइट आंसर ये होगा कि एडवांटेज क्या है कि जो वो होता है फॉर्मल होता है, वो एक प्रॉपर तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि जब जिसके मन में आया उसने अपनी बात वैसे ही उसी टाइम एट दैट टाइम ही बोल दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। FELMIS स्टैंड फोर्स, ये एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है कि ये किस लिए स्टैंड करता है और इसका मतलब क्या है। तो FPLMIS स्टैंड फोर्स, ऑप्शन है फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फैमिली प्लानर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन सर्विस सिस्टम। तो जो FPLMIS है वो स्टैंड करता है फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। राइट आंसर होगा फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉर्मोन सीक्रेटेड बाय
पाइनियल ग्लैंड इज, कि जो पीनियल ग्लैंड होती है उससे कौन सा हार्मोन है वो सीक्रेट होता है। ऑप्शन है एंड्रोजन, मेलाटोनिन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन। तो जो पीनियल ग्लैंड होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है, वो सीक्रेट करती है, वो कौन सा होगा? दैट इज मेलाटोनिन। अब हम जान लेते हैं कि जो पीनियल ग्लैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। कि जो हमारा ब्रेन का जो पार्ट होता है, जैसे कि जो हमारा ब्रेन का दिखाया गया है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसके अंदर जो ये एक छोटी सी ग्लैंड दिखाई गई है दैट इज पीनियल ग्लैंड। ठीक है, फंक्शन क्या होता है पीनियल ग्लैंड का? द पीनियल ग्लैंड रिलीजेस हार्मोन दैट कंट्रोल circadian रिदम एंड रेगुलेट सर्टेन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। क्या करती है कि जो circadian रिदम होती है उसको कंट्रोल करती है, एंड जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन, इस्ट्रोजन्स, उनको रेगुलेट करती है। पीनियल ग्लैंड हार्मोन कौन से स्टिमुलेट सीक्रेट करती है? दैट इज मेलाटोनिन एंड सीरोटोनिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो circadian रिदम होती है वो बेसिकली क्या होती है कि जो हमारी बॉडी होती है उसका फिजिकली मेंटली, ठीक है, जो उसका आपस में रिलेशन होता है 24 आवर्स के अंदर, जो भी उसके अंदर चेंजेस देखे जाते हैं वो काउंट होते हैं circadian रिदम के अंदर। सपोज जैसा कि होता है मेलाटोनिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल क्या होता है कि circadian रिदम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही डार्कनेस आती है, जैसे ही अंधेरा होता है तो क्या होता है हमारी बॉडी स्टिमुलेट करती है कि अब हमें सोना है। तो जो एनवायरमेंटल जो एक्टिविटीज़ थी उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अफेक्ट देखा गया कि हमें एक सेंसेशन मिली कि अब हमें सोना चाहिए क्योंकि अंधेरा हो गया है। तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक अलार्म सेट होता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है कि डार्कनेस होती है तो हमें ऑटोमेटिकली नींद आनी शुरू हो जाती है। तो वो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज मेलाटोनिन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाट इज चोनल एट्रेसिया, कि जो चोनल एट्रेसिया है वो क्या है। ऑप्शंस हैं कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा, कि जो यूरेथ्रा है उसके बीच में कोई कंजेनाइटल जन्मजात कोई रुकावट है। कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेजोफेरिंक्स, कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मिडल ईयर, कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ओरोफेरिंक्स। तो जो चोनल एट्रेसिया है दैट इज कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेजोफेरिंक्स, कि जो नेजोफेरिंक्स होता है जहाँ पे जो नेजल्स हैं और जो फेरिंक्स है जो विंड पाइप है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, दैट इज नेजोफेरिंक्स एरिया। वहाँ पर कोई भी जन्मजात ऑब्स्ट्रक्शंस है तो उसको हम बोलते हैं चोनल एट्रेसिया। अब हम जान लेते हैं कुछ चोनल एट्रेसिया के बारे में। कि देखो ये जो फेस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये नेजल है, यहाँ पे क्या है नेजल पैसेज आर नैरोड, कि संकरा हो गया है या फिर ब्लॉक्ड हो गया है बाय सॉफ्ट टिश्यू और बोन। या तो क्या होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनकी ओवरग्रोथ हो गई है, या कई बार क्या होता है बोन की ओवरग्रोथ देखी जाती है, जिसकी वजह से जो नेजोफेरेंजियल एरिया है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं। कैसा होता है कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, जन्मजात ही माँ के गर्भ में ही जो डिसऑर्डर है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूनिलेटरल हो सकता है और बाइलेटरल हो सकता है, या तो वन नेजल में प्रेजेंट हो सकता है या फिर दोनों नेजल्स जो पैसेज एरिया है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे कि जो बच्चा है उसके परसिस्टेंट नेजल ड्रेनेज रहेगी, नाक उसका हमेशा बहता ही रहेगा, एंड उसको जो क्या होगा रिकरेंट साइनस इन्फेक्शंस होते रहेंगे। और क्या होगा अगर बाइलेटरल हो रहा है, दोनों जो नाक के जो नेजल पैसेज है अगर वो ब्लॉक हो गया है तो बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखा जाएगा, जिसकी वजह से साइनोसिस हो सकता है। ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, सर्जरी के थ्रू ही जो टिश्यूज़ होते हैं या जो बोन होती है उसकी जो ओवरग्रोथ है उसको हटाया जाता है। तो बेसिकली सर्जरी के थ्रू ही इसको ठीक किया जाता है। होता किस वजह से है, बेसिक पूछा गया था कि होता क्या है, तो नेजोफेरिंक्स है उसकी ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं।
नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्सेस, कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं, जो तंत्रिका ऊतक होते हैं, उसके अंदर जो आवेग आते हैं उसको प्राप्त करने और जो संचालित करने का काम है वो कौन करता है? ऑप्शंस हैं म्यूकस, एंजाइम, न्यूरॉन्स एंड नेफ्रॉन्स। तो जो नर्वस टिश्यू होते हैं उसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी इम्पल्सेस आते हैं उसको रिसीव करते हैं, देन उसको कंडक्ट करते हैं कि बॉडी के अंदर कोई भी अगर हलचल हो रही है तो उसके लिए जो ब्रेन तक सिग्नल्स लेके जाते हैं वो कौन होते हैं? दैट आर न्यूरॉन्स। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली किडनी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जो किडनी होती है उसकी बेसिक यूनिट्स है वो नेफ्रॉन होती हैं, जो कि यूरिन का जो फिल्ट्रेशन है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि नर्वस टिश्यू के जो मेडअप होते हैं किससे, वो हमारा राइट आंसर है दैट इज न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट इज मोंटेगोमेरी ग्लैंड सिचुएटेड, कि ब्रेस्ट का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर मोंटेगोमेरी जो ग्लैंड होती है वो सिचुएटेड होती है? ऑप्शन है एल्वियोलाई ऑफ लोब्यूल्स, लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस साइनस ऑफ मिल्क डक्ट एंड नियर द बेस ऑफ नीपल। तो जो मोंटेगोमेरी ग्लैंड होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं ब्रेस्ट के अंदर, कहाँ पर? क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर? दीज आर प्रेजेंट एट द नियर द बेस ऑफ नीपल। जो नीपल होती है उसका जो बेस पार्ट होता है उसके पास में ही मोंटेगोमेरी ग्लैंड जो होती हैं वो सिचुएटेड होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मसल इंजरी क्योजेस टोर्टिकोकोलिस ड्यूरिंग डिलीवरी, कि क्या है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है बताई गई है दैट इज टोर्टिकोलिस। वो कौन सी मसल इंजरी है जो कि डिलीवरी के टाइम पे कौन सी मसल्स के अंदर इंजरी हुई है जिसकी वजह से टोर्टिकोलिस जो है एक डिजीज है या आप एक एबनॉर्मेलिटी लगा सकते हो वो हुई है। ऑप्शन है स्मूथ मसल, स्टेर्नोक्लेडो मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि जो टोर्टिकोकोलिस जो एबनॉर्मेलिटी है वो कौन सी मसल्स की इंजरी की वजह से होती है? दैट इज स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स, जहाँ पे क्या होता है कि जो स्टर्नम होती है, जो क्लेविकल बोन होती है एंड जो मेस्टोइड होती है, जहाँ पे वो आपस में जुड़ी होती हैं, अगर वहाँ पर इंजरी होती है, उन मसल्स के अंदर अगर इंजरी होती है तो जो बच्चा है, जो न्यूबॉर्न है, उसके अंदर एक एबनॉर्मल कंडीशन देखी जाती है दैट इज टोर्टिकोलिस। अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो टोर्टिकोलिस होता है उसके अंदर होता क्या है। इन्फेंट नेक कंडीशन, जो बच्चे की जो नेक होती है उसके ऊपर अफेक्ट डालती है। टोर्टिकोलिस इज ए कंडीशन दैट अकर व्हेन इन्फेंट नेक बिकम ट्विस्टेड, कि जो बच्चे की जो नेक होती है वो ट्विस्ट करती है, क्योजिंग हिज और हर हेड टू टिल्ट टू वन साइड, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे का जो सिर है वो एक तरफ झुका हुआ होता है। द ट्विस्टिंग इन नेक इज क्योज्ड बाय द शॉर्टन स्टेर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स। क्यों होता है कि जो मसल होती है कौन सी, स्टेर्नोक्लेडो मसल्स होती है, उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है, बेसिकली उसके अंदर इंजरी हो जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अदर टर्म फॉर टोर्टिकोलिस इंक्लूड वरी नेक और लोक्सिया, अलग से नाम भी दिए गए हैं कि वरी नेक और लोक्सिया। टोर्टिकोलिस फॉल्स इनटू टू कैटेगरी, कंजेनाइटल होती है और एक होती है एक्वायर्ड, या तो जन्मजात हो गई है या फिर कि किसी इंजरी की वजह से हो गई है। तो बेसिकली क्या होगा कि बच्चे की जो गर्दन है वो एक तरफ झुकी हुई मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज मिल्क इजेक्शन हार्मोन इज, कि मिल्क इजेक्शन, जो दूध का इजेक्शन होता है, दूध का जो बाहर आना होता है, उसके लिए कौन सा जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन है वासोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। तो मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा हार्मोन? दैट इज ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। हमने एक शॉर्ट नोट दिया है, उसके अंदर है प्रोलैक्टिन, प्रो का मतलब होता है फोर और लैक्टिन मतलब होता है मिल्क, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, कि जो प्रोलैक्टिन होता है वो जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन ऑन द अदर हैंड मेक द स्मूथ मसल सेल्स अराउंड द ग्लैंड इन द ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट सो दे रिलीज द मसल्स। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो जो ब्रेस्ट मसल्स होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिल्क है उसका इजैकुलेशन होता है, मिल्क बाहर आता है। और ऑक्सीटोसिन ऑल्सो हेल्प द मसल्स इन द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लेबर। और साथ में जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या काम करता है कि जो यूटेराइन मसल्स होती हैं उसको लेबर के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कि मिल्क इजैकुलेशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ऑक्सीटोसिन, और जो प्रोलैक्टिन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग और द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर द मेन फंक्शन ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व, कि जो हाइपोग्लोसल नर्व होती है उसका मेन फंक्शन है वो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, उसकी जो 12th नर्व होती है, बेसिकली जो नर्व होती हैं क्रेनियल वो 12 ही होती हैं, और उन 12 की जो 12वीं नर्व होती है दैट इज हाइपोग्लोसल नर्व, दैट इज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड स्मेल, swallowing एंड स्पीच, विजन एंड सेंसेशन, सेंसेशन एंड हियरिंग। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सुनने या सूंघने के लिए, निगलने के लिए या फिर बोलने के लिए, दृष्टि के लिए, या फिर कोई सेंसेशन अनुभूति हो रही है किसी चीज़ की उसके लिए, या फिर सेंसेशन है, या फिर हियरिंग के लिए। तो जो हाइपोग्लोसल नर्व होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, स्वेलोइंग एंड स्पीच, ठीक है, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हाइपोग्लोसल नर्व, जो हम निगलते हैं, किस जब हम भोजन खाते हैं तो हमें उसको स्वेलो करना पड़ता है, नीचे निगलना पड़ता है, और जो स्पीच हम बोलते हैं उसके लिए जो नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्रेनियल नर्व है, दैट इज हाइपोग्लोसल नर्व। एग्ज़ाम में जो क्रेनियल नर्व है उससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बोलती हूँ जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप एक बार क्रेनियल नर्व्स हैं उसकी क्या सीक्वेंस है और इवन उनके क्या फंक्शन है एक बार आप उसको अच्छे तरीके से देख के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्टिकल एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच, कि जो ब्रेन होता है उसके अंदर स्पीच के लिए ब्रेन का कौन सा जो एरिया है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है हाइपोथैलेमिक एरिया, हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम एरिया एंड ब्रोकाज एरिया। तो क्या होगा राइट आंसर, द ब्रोकाज एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच, राइट आंसर होगा ब्रोकाज एरिया। अब हम बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमिक एरिया। तो सब बच्चों को मोस्टली पता होगा कि जो हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कौन रेगुलेट करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। साथ में जो हाइपोथैलेमस है और भी काम करता है, सिर्फ टेम्परेचर को ही रेगुलेट नहीं करता है, उसके अलावा को क्या क्या रेगुलेट करता है, वो हमारी हंगर है और जो हमारी थर्स्ट है, भूख और प्यास को भी रेगुलेट करता है। साथ में जो हमारा मूड होता है उसको भी रेगुलेट करता है, जो सेक्स ड्राइव्स होती हैं उसको रेगुलेट करता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर्स है उसको रेगुलेट करता है, साथ में जो हमारा स्लीप साइकिल्स होते हैं उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। अब हम बात कर लेते हैं हिप्पोकैम्पस। जो हिप्पोकैम्पस होता है वो बेसिकली क्या करता है, दैट इज कि लर्निंग, ठीक है, जो लर्निंग होती है एंड जो मेमोरी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो पढ़ना और जो याद करने की जो क्षमता होती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज हिप्पोकैम्पस। अब हम बात करते हैं कि जो सेरिबेलम एरिया होता है, तो सेरिबेलम के बेसिकली 3 फंक्शंस इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि वो बैलेंस करता है, मेंटेनिंग बैलेंस,
ठीक है। और क्या करता है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, जो बॉडी होती है उसके कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा कौन, सेरिबेलम। नेक्स्ट किस में काम करता है, जो सेरिबेलम होता है वो काम करता है विजन में, ठीक है। विजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम 3 काम करता है कि बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन में और विजन में। जो ब्रोकाज एरिया है वो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हिपोकैम्पस होता है वो लर्निंग और मेमोरी। एंड जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या करता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, स्लीप होता है, भूख प्यास होता है और जो सेक्स होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीफ आर फर्मली मेंटेन्ड इवन दो दे आर नॉट शेयर्ड बाय अदर इज कॉल्ड, कि वह स्थिति जिसमें जो झूठे विश्वास होते हैं इंसान उसको दृढ़ता से बनाए रखता है भले ही वो दूसरों के द्वारा साझे न किए गए हों, कहलाता है। ऑप्शन है इल्यूजन, डिलीरियम, हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइट आंसर की। जो डेल्यूजन होता है उसके अंदर क्या होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ्स होते हैं जो कि अनशेकेबल होते हैं। कि किसी पर्सन ने, कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, किसी पर्सन की जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, तो वो क्या करता है कि कुछ अपने जो विश्वास है वो ऐसे बना लेता है जबकि वो सही नहीं भी होते हैं, बट वो ऐसे किसी भी चीज़ को लेके अपने ऐसे विश्वास बना लेता है कि उसको उस चीज़ से हटाना नामुमकिन हो जाता है। तो वो होते हैं डेल्यूजन्स। अब हम बात करते हैं इल्यूजन की। तो इल्यूजन बेसिकली क्या होता है कि स्टिमुलस प्रेजेंट है बट जो पर्सन है उसको परसीव है, उसको क्या कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है। तो सबसे कॉमन जो है एग्जाम्पल है, जो पेशेंट होता है अगर रस्सी पड़ी है तो उसको लग रहा है, वो इल्यूजन ले रहा है कि स्टिमुलस तो प्रेजेंट है बट वो उसको रस्सी ना बोल के उसको लगेगा कि वहाँ पे सांप है, सांप है, सांप है। कई बार क्या होता है कि दीवारों के ऊपर जो क्या होता है कि जैसे जो घरों में सफ़ेदी होती है वो उतरी होती है, तो वो उसकी जो कई बार स्ट्रक्चर बन जाती है तो वो अपने माइंड में सेट कर लेता है। नॉर्मली तो क्या है कि जो कलर है, पेंट है, वो उतर गया है, बट वो क्या करेगा, नहीं, वो पर्टिकुलर किसी चीज़ की जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको बोला जाएगा कि विजुअल उसको इल्यूजन है। अब हम बात करते हैं हेलुसिनेशन की। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इल्यूजन में और हेलुसिनेशन में। इल्यूजन में स्टिमुलस प्रेजेंट होता है और हेलुसिनेशन में कोई भी स्टिमुलस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। कि इंसान है, कोई उसके साथ में बात भी नहीं कर रहा है, इवन वैसे भी बात नहीं कर रहा है, बट उसको क्या लगेगा कि कई बार क्या होता है कि इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, लाइक विजुअल हेलुसिनेशन है, ऑडिटरी है, टेक्टाइल है। कि स्टिमुलस नहीं भी प्रेजेंट है फिर भी लगेगा कि नहीं, वो बात कर रहे हैं और वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया हेलुसिनेशन, कि जो स्टिमुलस है वो एब्सेंट है, ठीक है। और जो इल्यूजन होता है उसके अंदर जो स्टिमुलस है वो प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं डिलीरियम। जो डिलीरियम की कंडीशन होती है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो कंफ्यूज्ड होता है, ठीक है। कंफ्यूज्ड होगा, डिसोरिएंटेड होगा और वो प्रॉपर तरीके से ना तो थिंक कर पाएगा, ना सोच पाएगा और ना ही चीज़ों को याद कर पाएगा। दैट इज डिलीरियम। इंसान कंफ्यूजन के स्टेट में होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वाइटामिन डज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, कि कौन सा वाइटामिन है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन है विटामिन B2, विटामिन के, विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, दैट इज विटामिन के। तो जो प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन है दैट आर कोगुलेटिंग फैक्टर्स, ठीक है। जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में जो कन्वर्ट करेगा वो करेगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, दैट इज What is the precautionary step to taken before administering an anti-serum or anti-toxin? कि कोई हम एंटी सीरम है या फिर एंटी टॉक्सिन्स दे रहे हैं तो उससे पहले हमें कौन सा प्रिकॉशनरी स्टेप है वो लेना होगा। ऑप्शन है ब्लड टेस्ट, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट और यूरिन टेस्ट।
तो हमें कोई भी एंटी सीरम है और एंटी टॉक्सिन है वो हम ऐड कर रहे हैं कि हमें किसी भी पर्टिकुलर ड्रग है उसे अगर हमें एलर्जी है तो हमें उससे रिलेटेड है हमें एंटीडोट है वो देना होता है। तो हमें क्या करना होता है सबसे पहले कि हमें कोई भी एंटी टॉक्सिन या एंटी सीरा देने से पहले हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर करते हैं, हम उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं कि जो कोई भी पर्सन है उसको उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कोई एलर्जिक सिचुएशन तो नहीं क्योज हो जाती है। तो हमें उसको एडमिनिस्टर करने से पहले सेंसिटिविटी टेस्ट है वो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीथिंग विच अवोक ए रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म इज द कॉल्ड, कि कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा कर देती है, कि कोई भी चीज़ है वो किसी इंसान को रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देती है, हम उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है इंसिडेंस, स्टिमुलस, थिंग एंड सिचुएशन। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिस्पॉन्स के लिए इंसान है उसको क्या करेगी, इवोक करेगी, दैट इज स्टिमुलस। सपोज करो अगर हम डार्क लाइट में जा रहे हैं या क्या होता है कि कोई है एक बच्चा है उसके पास एक टॉर्च है, वो उसने क्या किया, हमारी आंखों के अंदर जो टॉर्च है उसकी रोशनी को तेज मारा, तो हमारी जो आंखें हैं वो क्या रिस्पॉन्स शो करेंगी, क्या रिफ्लेक्स दिखाएंगी, वो क्या करेंगी, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी, ब्लिंक करेंगी, ठीक है, जो पलकें हैं वो बंद हो जाएंगी। तो ये क्या होगा, ये हमारी बॉडी का ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स होगा। लेकिन इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, उस रिफ्लेक्स को आने के लिए क्या चाहिए कि सबसे पहले कोई स्टिमुलस होना चाहिए। अगर ना लाइट मारता ना तेज रोशनी आती तो हमारी आंखें हैं वो ठीक हैं, खुली हुई हैं, तो अपना वो काम कर रही हैं। लेकिन जैसे ही कोई स्टिमुलस आया तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया। तो रिस्पॉन्स के लिए सबसे पहले कोई स्टिमुलस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो प्रेजेंट होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंडीशन इज क्योज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन, कि बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग है वो हो जाता है। ऑप्शन है हीमोलाइसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड रिकेट्स एंड लास्ट वन इज ओस्टियोमलेसिया। तो जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आप लोगों को पता होगा क्या होता है, तो कंडीशन रिकेट्स इज क्योज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, कि जो विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से रिकेट्स हो जाता है, बच्चों के अंदर देखा जाता है बेसिकली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आज की जो हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, साथ में उसका कुछ क्वेश्चंस थे जिसका डिटेल व्यू देखने की ज़रूरत थी, उसको किया है। आई होप आज की जो क्लास है वो आप सब के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपके फीडबैक्स हैं क्लास से रिलेटेड वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इससे डायरेक्टली क्या होता है, इससे हमें कोई और ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, बस इससे क्या होता है कि आप लोग हमसे क्या चाहते हैं, हमें उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर फीडबैक मिल जाता है कि अगर आपको कंटेंट में कोई दिक्कत आ रही है या फिर आप कुछ और चाहते हैं, पर्टिकुलर क्लास में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस चाहते हैं, अगर वो आप हमें बताएंगे तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। Thank you.